हेलो दोस्तों, आज फिर आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आप सभी के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूँ। आज हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या है। दोस्तों ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे पेट की इंटरनल लेयर में घुसकर उसे खाना शुरू कर देता है, जिसके कारण इंटरनल लेयर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन उत्पन्न होती है, और इस सूजन के कारण ही हमारा पेट एक्सेस अमाउंट में एसिड बनाने लगता है। दोस्तों इस एसिड बनाने के कारण जब अधिक मात्रा में एसिड बनता है, तब ये एसिड हमारे स्टमक और ईज़ोफेगस यानी कि आहार नली के बीच में एक वॉल्व होता है, ठीक इस जगह पर। इस वॉल्व पर ज़्यादा एसिड का प्रेशर पड़ने के कारण ये वॉल्व वीक हो जाता है, और एसिड और जो भी हमने चीज़ें खाई हुई होती हैं वो रिफ्लक्स होकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं। जनरली आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के साथ में एसिडिटी होती है, हल्की फुल्की एसिडिटी होना, आप सभी को बर्निंग सेंसेशन कभी कभी फील होना, या खाना खाने के बाद में उसके स्मॉल पार्टिकल्स रिफ्लक्स होके हमारी आहार नली या गले तक की या मुंह तक भी कभी कभी आ जाते हैं, हमें खट्टी डकारें फील होती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिफ्लक्स होना। तो दोस्तों एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये स्टमक और ईज़ोफेगस के बीच का वॉल्व किन्हीं कारणों से वीक हो जाता है, और वो कारण होता है ज़्यादा प्रेशर पड़ना। जब वीक हो जाता है तो ये जो वॉल्व होता है ठीक इस जगह पर, इस वॉल्व की कमज़ोरी को 4 कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया है। जब भी आप एंडोस्कोपी करवाएंगे किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, तो एंडोस्कोपी रिपोर्ट में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलता है। इसकी वीकनेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे लेक्सलेस बोलते हैं। लेक्सलेस ग्रेड ए, ग्रेड बी, सी और डी। तो दोस्तों ग्रेड ए और बी जो कंडीशन होती है, ये इसको मेडिकेशन के द्वारा इजीली ठीक किया जा सकता है। आप आपके खान पान में चेंज करके इसको मेडिकेशन के थ्रू इजीली ठीक कर सकते हैं। बट ग्रेड सी और ग्रेड डी में डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसमें इस वॉल्व को सर्जरी करके धागे की हेल्प से इसको कस के बांध दिया जाता है, जिससे कि एसिड और पेट के अंदर की चीज़ें ऊपर की तरफ रिफ्लक्स ना हो। अब हम बात करते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया के बारे में, ये क्यों खतरनाक है हमारे लिए। तो दोस्तों अगर इस बैक्टीरिया को लंबे समय तक हम ट्रीट ना करें, तो ये बैक्टीरिया हमारे पेट में अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस जैसी गंभीर बीमारियों को डेवलप करता है, और कुछ केसेस में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चलकर स्टमक कैंसर का कारण भी बनता है। इसलिए दोस्तों इस बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको भी एंडोस्कोपी के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि मुझे पॉजिटिव है, तो इससे बिल्कुल भी आप लोग नॉर्मल ना लें, इसे सीरियस लेकर तुरंत ही इसका इलाज शुरू करें। इसके लिए डॉक्टर जनरली पाइलो किट सजेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक एंटीबायोटिक्स का समूह होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें साथ में डॉक्टर हमें कुछ प्रोबायोटिक्स टैबलेट्स भी देते हैं। प्रोबायोटिक्स मीन्स कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ से हमारे पेट के बैड बैक्टीरियाज के साथ गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो उन गुड बैक्टीरिया को रीसेट करने के लिए डॉक्टर हमें प्रोबायोटिक्स भी देते हैं। खैर ये तो बात हुई कि एच पाइलोरी क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, और एच पाइलोरी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जी हाँ, एच पाइलोरी बैक्टीरिया आपके थूक या लार के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं जिससे कि आपके मुंह के एंजाइम से बैक्टीरिया किसी दूसरे पर्सन तक पहुंच रहे हैं। आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में आप खुद समझते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह की एक्टिविटी से ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी कर सकता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपकी इम्यूनिटी इजीली इस बैक्टीरिया को मार देगी और आपको ज़्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर आप लंबे समय तक की पेन किलर्स या फिर एलर्जी के लिए टैबलेट्स खाते हैं, लाइक मोन्टालुकास्ट एंड लेवोसिट्राजिन, ये जो टैबलेट्स होती है कुछ समय के लिए हमारी एलर्जी को तो दबा देती है, बट इसके कारण हमें सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लाइक ये हमारे पेट में एसिडिटी को एकदम से ट्रिगर करती है। इसके अलावा एक फैक्टर और भी होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं,
तो स्ट्रेस के बढ़ने के कारण भी ये जो बैक्टीरिया है एक्टिव होता है और ये हार्मफुल होने लगता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको भी लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट में बर्निंग होती है, कंटिन्यू अगर आपको बर्निंग होती है, या फिर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके स्टूल में किसी तरह का चेंज हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी में थिकनेस आ रही है, ज़्यादा स्टिकीनेस आ रही है, या फिर आपका स्टूल का कलर ब्लैक आ रहा है या रेड आ रहा है, तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल वे में ना लें। आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या फिर किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से इसके बारे में डिस्कशन करें और इसको ट्रीट करें। ओके, अब हम अगली बात करते हैं कि क्या लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयों को हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ जो मैं खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, हमें बिल्कुल भी एलोपैथिक दवाइयों को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी एलर्जी है कुछ सालों से, पिछले 7-8 सालों से, कि जैसे ही ठंडा मौसम होता है या बारिश शुरू होती है, मुझे लगातार छींकें आना, नाक से आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक में इचिंग होना शुरू हो जाती है, आइज़ में इचिंग होना शुरू हो जाती है। ये एलर्जी के लक्षण हैं जो कि आगे चल के ये सीरियस दमा जैसी बीमारी में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस एलर्जी को रोकने के लिए मुझे इनिशियली लगभग 8 साल पहले डॉक्टर ने एक टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी, जिसका फार्मूला होता है मोन्टालुकास्ट एंड लिवोसिट्राजिन। ये टैबलेट का मैं पिछले 7-8 सालों से, जब भी मुझे एलर्जी होती थी सीज़नल में, ठंडे टाइम में, तो मैं कंटिन्यूस टैबलेट का यूज़ करता था। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के कारण ही मुझे पेट में इतनी ज़्यादा एसिडिटी ट्रिगर हुई है। साथ में ही कुछ ऐसा समय मेरी लाइफ में आया था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। इन सब चीज़ों के कारण एसिडिटी और ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में बढ़ी हैं। तो मैं भी आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी तरह की पेन किलर या फिर इस तरह की कोई दवाई लंबे समय से ले रहे हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए और आज ही किसी अच्छे वैद्याचार्य को दिखाइए, इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुझे वोनोप्राज़ान कंटिन्यू लंबे समय तक लेने के कारण न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लग गई थी। तो इस तरह की चीज़ें अमूमन देखी जाती हैं जब हम लंबे समय तक की एलोपैथिक दवाओं का ट्रीटमेंट करते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तानी पूर्व पीएम का डायलॉग मुझे याद आ गया। अगर आपको पता चलता है कि आपको भी एंडोस्कोपी के माध्यम से पता चलता है कि मुझे ये बैक्टीरिया पॉजिटिव है, इसके कारण मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो अपने खान-पान में चेंज कर देना चाहिए। आपको किसी भी तरह का तला, मसालेदार या फिर ऐसा फूड जो कि ईज़ी टू डाइजेस्ट ना हो, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। कॉफ़ी और टी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी को ट्रिगर करती है। हमें ऐसा कुछ भी खाने से बचना चाहिए जो कि हमारी एसिडिटी को बढ़ा सकता हो या फिर खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड हो। दोस्तों, हमारे मालवा रीजन में जनरली दाल बाटी बहुत पसंद की जाती है, मुझे भी बहुत पसंद है। दाल बाटी खाने के बाद भी अक्सर मेरे साथ में ये चीज़ होती थी कि मुझे एसिडिटी एकदम से बढ़ती थी, एसिड रिफ्लक्स होता था ऊपर की तरफ। तो इस तरह का भी अगर आप फूड खा रहे हैं तो इसे बहुत समय के लिए, कुछ समय के लिए अवॉइड कर दीजिए। जितना हो सके आप फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, सलाद खाइए, और इस तरह के फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए जिसमें सिट्रस होता है या फिर जो खट्टे होते हैं बिल्कुल। नींबू, इमली, अचार, कैरी, इस तरह की कोई भी खटाई चीज़ है वो आपको पूरी तरीके से बंद कर देना है, क्योंकि खटाई सिट्रिक एसिड होता है, ये हमारे एसिड को ट्रिगर करता है। अब आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या आपको इस तरह की प्रॉब्लम में एलोपैथिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या आयुर्वेद की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट अपनी लाइफ से जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और पिछले जो कुछ सालों में मैंने चीज़ें देखी, उन सब चीज़ों के आधार पे मैं आप सभी को पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप तुरंत ही किसी आयुर्वेदाचार्य के पास में या फिर किसी नाड़ी वैद्य के पास तुरंत जाइए और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताइए उनको। वो बिल्कुल आपकी बीमारी का रूट कॉज़ को पकड़ कर उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान करेंगे। और दोस्तों, मुझे भी आज लगभग 26 दिन हो गए हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते करते, और मैं अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी फ़ील कर रहा हूँ। और पहले मैं जिन वोनोप्राज़ान टैबलेट के ऊपर डिपेंडेंट था, उसके बिना मैं अपनी एसिडिटी को रोक नहीं पाता था, वो चीज़ मेरे साथ में बिल्कुल बंद हो गई है। अब मेरी एसिडिटी नेचुरली कंट्रोल होने लग गई है, तो इस तरह के चेंजेस मेरी बॉडी में आने लगे हैं। दोस्तों, आगे मैं और वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आऊँगा, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।